हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं सेकेंड पेपर की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप डीएसएसबी या केवीएस या एनवीएस की भी तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 है, ज्योग्राफी के पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी जो है दो प्रकार से गति करती है, ठीक है। यानी एक जो पृथ्वी क्या है वो अपने अक्ष पे यानी अपनी जगह पर ऐसे घूमती है, ठीक है। और एक क्या करती है कि वो अपनी जगह पे घूमती हुई क्या करती है कि सूर्य का ऐसे से चक्कर लगाती है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी क्या अपनी जगह पे घूमते हुए क्या करती है, वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो ये पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ हैं, ठीक है। तो जब पृथ्वी क्या करती है अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन, ठीक है। जब पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण। परि मतलब चारों तरफ, क्रमण मतलब चक्कर लगाना, ठीक है। चलिए चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्रकार के चैप्टर को देखने के लिए। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना जिससे आपके फ्रेंड्स भी देखकर वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, जो अभी हमने आपको बताया। एक घूर्णन हो गया और दूसरा क्या है, परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर यानी अपनी जगह पर ही घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की पृथ्वी की गतियां हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए पेपर में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करते चलें। एक यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और एक यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आप, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ठीक है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये आपकी पृथ्वी है, इधर से सूर्य की प्रकाश अगर पड़ रहा है पृथ्वी पर, तो इसके आधे भाग पे क्या है, उजाला रहेगा, पीछे वाले भाग पे अंधेरा रहेगा, ठीक है। ये आप भी जानते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे वाले भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है, ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या है, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि दिन और रात को निर्धारित करने वाला जो वृत्त है इसे क्या है, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य वाले भाग पे दिन है, आज के पीछे वाले भाग पे अंधेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। अब देखिए जो पृथ्वी का जो ये गतिया है घूर्णन काल वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन भी कहा जाता है, ठीक है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, इसको पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। यानी कि अगर घूर्णन की गति होती है पृथ्वी की तो इसको क्या है, दैनिक गति भी कहते हैं और पृथ्वी दिन भी कहते हैं। ये आप जरूर नोट कर लेंगे पॉइंट में, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। इस चित्र में भी आप देख लेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो पृथ्वी के जो ये अक्ष पर अपना झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी का जो है कक्षीय समतल कितना है, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस चित्र को भी दोनों को देख लेंगे, पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक या दो क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में इस चित्र से पूछे जाते हैं, इसलिए इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा और अपने अक्ष पर घूर्णन या घूमती है या घूर्णन करती है, ठीक है। चलिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की दूसरी जो गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और कितना 1/4
दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ष 365 दिन का मान लेते हैं तथा जो सुविधा के अनुसार जो 6 घंटे का समय होता है इसको हम क्या है कि फरवरी के मंथ में जोड़ते हैं। ठीक है, वो भी कब? 4 वर्ष के बाद। ठीक है, जिस ईयर में जोड़ते हैं उस वर्ष को जो होता है वो दिन होता है 366 दिन का होता है और वह लीप वर्ष कहलाता है। इस चित्र में आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि बीच में सूर्य आपका है और ये अलग अलग दिशाओं में आपके ग्लोब हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी आपकी है। आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस सूर्य की जो किरणें यहाँ पर किस पे पड़ रही हैं? सीधी पड़ रही हैं। ये आपकी जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और इधर भी पड़ रही हैं भूमध्य रेखा पर। और यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें पड़ रही है यहाँ पर किस पे पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर पड़ रही है। और सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या है? मकर रेखा पर पड़ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख लेंगे और डेट के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, फिर चलिए हम पढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के जो बचे हुए जो 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को क्या है? जो अतिरिक्त दिन है इसको क्या है? फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष जो फरवरी माह जो है वो 28 दिन की न होते हुए 29 दिन की हो जाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहा जाता है। अब पता लगाना है कि अगला लीप वर्ष कब होता है, यानी कि जब ईयर में आप 4 से भाग देते हैं तो जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब आगे यहाँ पर देखेंगे चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि जो पृथ्वी घूमती है वृत्ताकार नहीं दीर्घ वृत्ताकार, ये लंबा जो वृत्ताकार होता है ऐसे आप इसको भी जानेंगे। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में घूमती है, एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ से हो सकता है क्या है कि ऋतुओं में अगर पूछ दे कि परिवर्तन किसके कारण होता है तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे देखेंगे। अब देखिए चित्र जो हमने चित्र को देखा था इस चित्र पे आधारित जो है पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करना है आपको है, यहाँ से आप देखेंगे 3.3 में आप देखें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ, यानी 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, और सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, 21 जून को आप देखेंगे सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधे पड़ता है। ठीक है, ये आपका 21 जून है और सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर ये कर्क रेखा इस पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इस चित्र में देखेंगे, हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया होगा लेकिन इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस तिथि को सीधी पड़ती है, तो ये आपको 21 जून है, आप अपने अनुसार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कर्क रेखा। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तब होता क्या है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। आपको खुद मालूम होगा कि जिस एरिया में सूर्य की किरणें ज़्यादा होंगी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, 21 जून तक क्या होता है कि ध्रुव पे क्या लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। देखिए आपको 21 जून को ऐसा स्टेटमेंट में आ सकता है कि 21 जून को क्या होता है, इसको जरूर नोट कर लेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। अब देखिए 22 दिसंबर की बात होती है। 22 दिसंबर को क्या है, दक्षिण जो ध्रुव है, ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। किसको, 22 दिसंबर को। हम देख लेते हैं 22 दिसंबर कहाँ पर है, ये यहाँ पर 22 दिसंबर है, ये यहाँ पर है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर देखिए आपको सीधी कहाँ पर पड़ेंगी,
ये आपके यहाँ पर मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मकर रेखा। ठीक है, यानी कि 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ लेंगे। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्या है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर देख लेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं ये भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसको आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, जब दिन रात बराबर होता है तो इसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लेंगे, ये आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब 23 सितंबर को क्या होता है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक है, और 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए, घूर्णन के कारण होता है दिन रात, और परिक्रमण के कारण होता है ऋतुओं में परिवर्तन। इन दोनों पॉइंट को अलग अलग नोट करके अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या इस चैप्टर को बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, आप इस मैप को जरूर देख लेंगे। ठीक है, इस चित्र से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस चित्र को देखेंगे और बाकी इसके बाद यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ के सारे नोट कर लेंगे उसके सामने। ठीक है, चलिए प्लीज़ अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे इसी तरह से सीरीज को जारी रखना चाहिए या नहीं।